स्वागत है स्टूडेंट्स आपका फिर से एक बार यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल में। जैसे कि अभी तक आप लोग यहाँ पर सॉलिड स्टेट में स्टडी कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे कि आप सीख चुके हैं अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर क्रिस्टल। तो इन सभी क्रिस्टल्स को या उनके स्ट्रक्चर्स को आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो आज हम यहाँ पर यही सीखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर क्रिस्टल। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। देखिए, इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से इसको सीखेंगे किस तरह से इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ भाई, तो मैं बता रहा था, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का स्ट्रक्चर सीखना है। जो NaCl है एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है CCP या FCC अरेंजमेंट में, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। यहाँ पर जो Cl आयन है वो बनाते हैं CCP, यानी कि यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स हैं और फेस सेंटर्स हैं वहाँ पर आपके Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो Cl आयंस क्या बनाएंगे? CCP। और जो आपके Na पॉजिटिव आयंस हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, एंड Na पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। Cl नेगेटिव आयंस कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर्स पर, जो क्यूबिक यूनिट सेल होगी उसमें। वहीं पर Na पॉजिटिव आयंस कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक तो देखिए बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा और एज लेंथ पर प्रेजेंट होंगे, एज लेंथ। अब इसको स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। तो जैसे इसमें आप बनाएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से, ठीक है। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसमें जो मैं आपको बता रहा था सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, इस सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स हैं, इन सभी कॉर्नर पर क्लोराइड आयंस, ठीक है, और जो आपके फेस सेंटर्स हैं वहाँ पर क्लोराइड आयंस होंगे इस तरह से, ठीक है। जबकि आपके जो एजेस हैं, एज सेंटर्स हैं, ये होते हैं एज, यहाँ पर जो है वो सोडियम आयंस है। ये मैंने डार्क लाइन से इनको डिनोट कर दिया है, ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर, और एक लाइन आपकी ये यहाँ से जाएगी जो होगी कि पॉइंट होगा हमारा ये,
इस तरह से। तो उसमें सभी एजेस पर क्या है आपके, सभी एजेस पर क्या है, क्लोराइड आयंस हैं। तो सॉरी, सभी एजेस पर क्या है, सोडियम आयंस है। ये क्या है, सोडियम आयंस, ठीक है। और यहाँ कॉर्नर पर और फेसेस पर ये क्या है, Cl नेगेटिव आयंस। इस तरह से ये क्या होगी, इसकी बनावट होगी, यानी एक्चुअल बनावट इसमें जो है NaCl का अरेंजमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर ये कैसे करके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएंगे और कितने आयंस Na के Cl आयंस को सराउंड करेंगे और कितने Cl आयंस Na पॉजिटिव आयन को और कितने Na पॉजिटिव आयन Cl आयन को सराउंड करेंगे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है क्या करनी है, वो चीज़ें सीख लेनी है, ठीक है। जो एक पॉइंट यहाँ पर आपने जैसे ये वाला ले लिया, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा, ऐसे करके इसे आप एक्सटेंड कर दीजिए, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है ना। जब हमने इसे एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पर जो दो पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं, जो दो पॉइंट्स बन रहे हैं वो यहाँ पर आपके बाहर, इस यूनिट सेल के बाहर क्या होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इनको ज्वाइन कैसे करें, ज्वाइन करना ही यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, इसको तो आप इससे ज्वाइन कर लो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर लो, और इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको ज्वाइन कर लिया हमने, इधर इसको ज्वाइन कर लिया, ऐसे ही हम इस पॉइंट को ऐसे करके ज्वाइन कर लें और इधर इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लें, ठीक है। थोड़ा सा ये पीछे आना चाहिए था कायदे में, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए, ये हमारे पास इस पॉइंट के अबाउट 1 2 3 4 5 6 जो है वो Cl नेगेटिव आयंस जो है वो सराउंड कर रहे हैं किसको, एक Na पॉजिटिव आयन को, Na पॉजिटिव आयन को। अब इनकी ज्योमेट्री कैसे बनाई जाए, ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है। तो इसके लिए देखिए, इस लाइन को आप ऐसे करके मिला दीजिए, इस लाइन को ऐसे करके मिला दीजिए, इस वाले ब्लू वाले से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इनको आपस में मिला दीजिए, इनको आपस में मिला दीजिए, और इस लाइन से इसको ऐसे करके मिलाएं, ऐसे करके मिलाएं, और इस वाले को ऐसे करके मिला दीजिए और ऐसे करके मिला दीजिए। ये हमारी एक ज्योमेट्री हो गई एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखिए, डायग्राम में मैंने स्मॉल और बिग स्फीयर्स बनाए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। हालांकि ये ब्लू और जो है ब्लू और ब्लैक करके बनाए हैं, तो ब्लू वाले किसके हैं, Na पॉजिटिव आयन के हैं, और जो आपके ब्लैक वाले हैं वो किसके हैं, Cl नेगेटिव आयन के हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि एक Na पॉजिटिव आयन को सराउंड किए हुए कितने6 Cl नेगेटिव आयंस। अब आ जाइए दूसरी बात पर कि एक Cl आयन को कितने Na पॉजिटिव आयन सराउंड किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक Cl पॉजिटिव आयन हो गया, Cl नेगेटिव आयन हो गया। इस Cl नेगेटिव आयन से आप दो लाइनें जैसे उधर एक्सटेंड की थी वैसे ही यहाँ पर दो लाइनें एक्सटेंड कर लें, एक ऊपर के लिए एक यहाँ तक ले लें, और इस पर एक स्मॉल वाला पार्टिकल, यानी कि यहाँ एक आ गया आपका Na पॉजिटिव आयन। ऐसे ही यहाँ पर भी एक Na पॉजिटिव आयन आ जाएगा। देखो, एक Na पॉजिटिव आयन ये आ गया, एक Na पॉजिटिव आयन ये आ गया, एक Na पॉजिटिव आयन ये आ गया। इनको हम ऐसे करके ज्वाइन कर दें, ठीक है। हालांकि थोड़े से ये ऐसे आएंगे, इस तरह से नहीं आने चाहिए थे, ऐसे, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे, जिससे अब देखो एक लाइन यहाँ पर आपको और इधर क्या करनी पड़ेगी, एक्सटेंड करनी पड़ेगी, जो ऐसे करके आएगी आपकी ऐसे, ठीक है। ये छोटे वाले स्फीयर्स हैं,
वो किसके हैं, Na पॉजिटिव के। तो यहाँ से इसे जोड़ दीजिए, इसे जोड़ दीजिए। ये ज्योमेट्री भी आपकी देखिए, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और यहाँ से ये, और एक लाइन ये ज्योमेट्री आपकी क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ देखिए ये Na पॉजिटिव आयन है स्मॉल वाले, और ये बिगर वाला क्या है, Cl नेगेटिव आयन। तो एक Cl नेगेटिव आयन को सराउंड किए हुए कितने Na पॉजिटिव आयन्स हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दोनों के लिए ही। अब इस केस में थोड़ी सी डिटेल मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर क्या बनता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर FCC अरेंजमेंट रहता है। वहीं पर सोडियम क्लोराइड के केस में ये भी देखा गया है कि जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो होता है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, इसे बोलते हैं रेडियस रेशियो। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.525। ठीक है, ये वैल्यू आती है 0.525। अब इसका क्या रोल है वो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको। तो 0.525 आती है, तो यहाँ पर हम देखें, दस अकॉर्डिंग टू इट द गिवन सिचुएशन इज नॉट आइडियल फॉर NaCl। जो NaCl है वो एक एक्सपेंडेड FCC लैटिस बनाता है, जिसमें कि जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो स्लाइटली ओपन अप हो जाते हैं टू एकोमोडेट द लार्जर Na पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट लिख लेंगे इसमें। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन द NaCl क्रिस्टल इज नॉट आइडियल। अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन NaCl crystal is not ideal, आइडियल नहीं होता है, and possess expanded FCC लैटिस। तो एक्सपेंडेड FCC लैटिस है, उसमें जो Cl नेगेटिव आयंस का अरेंजमेंट है, क्योंकि ये CCP बना रहे हैं Cl नेगेटिव आयंस, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो स्लाइटली ओपन हो जाता, थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे कि Na पॉजिटिव आयंस जो है वो उन वॉइड्स में, उन गैप्स में आसानी से फिट हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर Na पॉजिटिव आयन 6Cl 6Na पॉजिटिव आयन, और रेशियो रहता है 6Cl नेगेटिव आयन का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6Na पॉजिटिव आयन, दस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देंगे, एक तो ये हो गया, एक पॉइंट, एक ये हो गया, और तीसरा ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इज 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, एक Na पॉजिटिव आयन के लिए Cl आयन का 6, और Cl आयन के लिए Na पॉजिटिव आयन का भी कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और इसमें फोर्सेस की बात करेंगे तो फोर्सेस कौन से रहेंगे, फोर्सेस रहेंगे यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन से होते हैं इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रहते हैं इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अच्छा, अब देखिए Na पॉजिटिव आयंस आर अरेंज्ड octahedral around Cl negative ions. Thus, a unit cell of NaCl possesses 4 NaCl units. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक NaCl की यूनिट सेल में कितने
NaCl फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख ले 1 NaCl 1 NaCl यूनिट कंटेन 4 NaCl फार्मूला यूनिट। ठीक है, रेडियस रेशियो में बता ही चुका हूं आपको। अच्छा, इसके जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं वो भी समझ लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का, NaCl टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के नाम से भी ये पूछ लिया जा सकता है आपसे। कई एक क्वेश्चन इसमें बन गए। पहला तो कोऑर्डिनेशन नंबर का ही क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। दूसरा, इसमें जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है वो क्या होता है, तो आप लिखोगे वहाँ पर FCC टाइप। और इसके अलावा इसमें देखिए जो Na पॉजिटिव आयन है वो कहाँ, या Cl नेगेटिव आयन कहाँ है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर का नाम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। कितने फार्मूला यूनिट्स होते हैं एक यूनिट सेल में, तो 4 NaCl फार्मूला यूनिट्स होते हैं। यहाँ पर रेशियो 6:6 आ रहा है, लेकिन यहाँ फार्मूला यूनिट्स कितने आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके और दूसरे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? दूसरे एग्जाम्पल्स में हैलाइड्स हैं, जैसे NaI है, KCl है, या RBF है, RBI है। हालांकि इसमें जो CGM के हैलाइड्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। अमोनियम हैलाइड है, अमोनियम क्लोराइड है, जैसे अमोनियम ब्रोमाइड है, ये सभी इसमें आएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये डायमंड क्या होता है? ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, वैसे इसके अलावा भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं कार्बन की। कौन कौन सी होती हैं आप लोग जानते ही हैं, जैसे एक ग्रेफाइट होती है, एक बकमिंस्टर फ्लोरीन होती है, इसके अलावा कोल है, और कोल के अलावा और बहुत सी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की, जो नेचर में कार्बन, प्योर कार्बन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कार्बन ब्लैक है, लैम्प ब्लैक है, ये सभी क्या है? कोल की क्या है? कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक डायमंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो डायमंड जो है वो एक यहाँ पर क्या है? एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस है, और ये एक कोवेलेंट सॉलिड टाइप का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका एग्जाम्पल है। तो ये कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड किसका एग्जाम्पल है? कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है, कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसको बना लेंगे। अगर बुक से बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर क्या होगा? दिक्कत आएगी। देखिए, मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर शायद आपको कहीं हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से आप एक हेक्सागन बना लेंगे पहले, इस टाइप का। ठीक है, यहाँ से आप ये जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं ये सब कार्बन एटम्स के पॉइंट हैं। इसको मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को भी बाहर निकाल दिया, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए, यहाँ से मैं एक और दूसरी बना लेता हूँ यूनिट इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप की यूनिट जब आप बनाओगे तो यहाँ से आप इसको ऐसे करके ले लोगे और ऐसे बना दोगे। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट आप यहाँ से ऐसे बाहर ले लीजिए, ये, और 2 पॉइंट आप यहाँ से ऐसे ये बाहर लेंगे तो एक इससे जुड़ जाएगा और एक ये आपका बाहर निकल जाएगा। ये एक सबसे सही स्ट्रक्चर है डायमंड का। तो डायमंड का सबसे सही स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, एक कार्बन एटम, ये क्या है? कार्बन एटम है। ये 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, यानी
वन कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4, यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4। ठीक है भाई, अगर ऐसे सभी को हम 4 4 दिखाएंगे तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को और बड़ा करते जाएंगे, जो कि आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल नहीं होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के यहाँ पर दिया है। और इसमें देखिए, जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस जो बॉन्ड लेंथ है, उन बॉन्ड लेंथ को भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। ये इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 154 पिकोमीटर। कितनी? 154 पिकोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें अब आगे की बात करते हैं। एक कार्बन एटम जिस पर 4 दूसरे कार्बन एटम अटैच्ड हैं, वन कार्बन एटम which is attached with 4 other carbon atoms, then the hybridization on a particular carbon atom, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ, बॉन्ड नहीं है ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ज्योमेट्री, इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, शेप कैसी बनती है, ज्योमेट्री बनती है आपकी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी रहती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखिए जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। इस वाले पॉइंट को आप मान लो कि ये मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ऐसे करके। तो इन पॉइंट्स को सभी को अगर हम मिला दें और ऐसे करके इसे हम ड्रॉ कर दें तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। ये इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। बॉन्ड एंगल, एक कार्बन एटम पर जो दूसरे 2 कार्बन एटम लगे हुए हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल, तो ये बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए एक वैल्यू है जो हमेशा ही नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहती है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू। ठीक है, अगर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे वाटर के केस में है, जैसे अमोनिया के केस में है। हालांकि वहाँ पर भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आनी चाहिए, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डायमंड की। अब देखिए जो डायमंड है उसमें ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये कैसा है, एक 3D नेटवर्क है। 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये क्या हो गया? 3D नेटवर्क हो गया आपका। अब देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, जिनकी वजह से डायमंड क्या होता है, डायमंड एक्स्ट्रा हार्ड होता है। एक्स्ट्रा हार्ड सब्सटेंस, अगर आप कहोगे कि नेचुरली हार्ड सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग हार्ड सब्सटेंस ऑन अर्थ क्रस्ट, तो वो क्या है? डायमंड है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरे सब्सटेंसेस वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, इससे भी हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, वो सिंथेटिक है, यानी कि मैन मेड है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स ने उन्हें बनाया है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स और मैं बता देता हूँ, जैसे इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी होती है 3.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट MPT बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। और ये कितना होता है? 3843 केल्विन है। थोड़ा बहुत बुक्स में अलग मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ रेंज यही होती है। ठीक है, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एक चीज और, ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका रीजन क्या है कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? देखिए, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसीज हैं वो सभी के सभी दूसरे कार्बन एटम से क्या है, बॉन्डेड हैं, दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड है। इसलिए यहाँ पर जो डायमंड है वो क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरीके से पास नहीं होगी। एक दो पॉइंट और समझ लीजिए इसके बारे में, ओरली बता देता हूँ आपको। देखिए, ये अगर हम केमिकल्स के अटैक की बात करें तो यहाँ पर ये केमिकल्स के अटैक के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट है। कैसे? अगर एसिड है या अल्कलीज हैं या सॉल्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डायमंड खराब नहीं होता। ठीक है, अगर हम डायमंड को बर्न करें तो ये प्योर फॉर्म है कार्बन की, और बर्न करने पर यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी नहीं बचता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो गर्म करने पर राख भी नहीं, यानी जलाने पर राख भी नहीं बचती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के एयर में चली जाती है। ठीक है, इसके यूजेस बता दूं एक दो। देखिए, यूजेस में क्या है, यूजेस में डायमंड का यूज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इसको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। ज्वेलरी के अलावा देखिए, डायमंड का यूज़ जो कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स होते हैं, यानी कि जो स्टोन को काटने वाले, रॉक्स को काटने वाले टूल्स बनाए जाते हैं, उसमें हम डायमंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड है तो वो स्टोन्स वगैरह को आसानी से तोड़ देता है। इसके अलावा देखिए, आई सर्जन्स कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए डायमंड के ब्लेड्स यूज़ करते हैं, तो उन ब्लेड से कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 यूज़ मैंने आपको बता दिया और ये डायमंड का स्ट्रक्चर बता दिया। तो ये जो है आप आज देख लीजिएगा, इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं वो भी ले लीजिए। करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर क्रिस्टल। देखिए, कॉपर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो आता है आपके मेटेलिक क्रिस्टल्स में। तो मेटेलिक क्रिस्टल्स को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉपर का क्रिस्टल हमारे 12th क्लास के सिलेबस में दिया हुआ है, उसको ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी उसको थोड़ा सा उसके बारे में ड्रॉ करना सीख लेंगे। कॉपर क्रिस्टल, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फेस सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स एक तो उनके कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। वहीं पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके फेसेस पर भी होते हैं। तो ऐसा ही कॉपर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। देखिए, यू कैन ऑब्जर्व in the structure of copper, the copper atoms are presented at the corners as well as at the faces। तो faces पर और corners पर structure बनाने के लिए देखिए क्या करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्यूब का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लीजिए जैसे कि हम अब तक बनाते आए हैं। ठीक है, ये हमारा ये एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे कहा कि कॉपर के जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, सभी कॉर्नर्स पर होते हैं। तो ये सभी कॉर्नर्स हैं जिन पर कॉपर के क्या हैं, एटम्स प्रेजेंट हैं। 8 कॉर्नर्स हैं, तो कितने, 8 ही एटम्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, 8 कॉर्नर्स, तो 8 एटम्स होंगे। अब देखिए, जब 8 कॉर्नर्स और 8 एटम्स हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट भी आपको बता चुका हूँ कि कॉर्नर पर जो होता है
एटम उसका इन्वॉल्वमेंट 8 यूनिट सेल्स के लिए होता है, तो इसका मतलब 1 कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट 1/8 है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए। अब देखिए मैंने बताया कि एटम्स जो है वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। अब देखिए जब कॉर्नर्स पर है तो ये एक एफसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब एटम्स प्रेजेंट हैं कहाँ पर, फेसेस पर भी प्रेजेंट हैं। ये जो फेसेस हैं, देखिए ये तो मैंने वो फेसेस बना लिए जो 4 फेसेस साइड से हैं। एक ये सामने का फेस है, देखिए ये वाला, इसके फेस पर हमने ये ले लिया एक पार्टिकल, ठीक है, और एक ये वाला है फेस, इसके फेस पर आपका ये पार्टिकल आ गया यहां कहीं पर, ठीक है। अब ये एफसीसी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें किस तरह की जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का होता है। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपका कैसा आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जैसा आता है। तो कैसे करके बनेगा उसे समझें। देखिए इस लाइन को आप ऐसे करें, यहाँ से इस लाइन को एक डॉटेड लाइन डाल के ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये लाइन हो गई। एक जो आपकी ये यहाँ से ये पॉइंट है इसको ज्वाइन कर लीजिए, एक ये जो है ये पॉइंट है फेस के लिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए ऐसे करके। अच्छा, एक ये पीछे आपका फेस पर है ही, और एक जो आपकी ये लाइन है इसको ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ऐसे करके इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, एक ये हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक जो ये वाला तो आपने ज्वाइन कर ही लिया, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले की तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं, हालांकि कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए इसमें जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स से, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन बनाते हुए एक लाइन हम यहाँ पर एक ये बाहर के लिए निकाल दें ऐसे करके, ठीक है, एक तो इस पॉइंट से निकाल दी हमने। अब देखिए इसे थोड़ा सा और ऊपर तक कर लीजिए, एक लाइन यहाँ से इस सेंटर से पास होते हुए ऐसे करके निकाल दीजिए, ये लाइन यहाँ कहीं पर इस तरह से। ये वो पार्टिकल्स हैं जो इस यूनिट सेल के बराबर में लगी हुई यूनिट सेल्स में प्रेजेंट हैं। ये हवा में नहीं है, ये कहाँ है, ये उन यूनिट सेल के पार्टिकल्स हैं जो इस मेन यूनिट सेल के बाहर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर आप क्या करें, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से भी एक लाइन ऐसे करके यहाँ से निकाल के इसे बाहर कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। एक लाइन ये हमने ले ली, और यहाँ पर एक लाइन आप जो है वो इस पार्टिकल से, देखिए एक लाइन तो हमने यहाँ से ये ड्रॉ कर ली इस तरह से, एक लाइन ऐसे ही हम यहाँ से इसके सेंटर से पास करते हुए ऐसे करके ये लाएंगे, ठीक है। ये इस लाइन को थोड़ा सा हम क्या करें, छोटा रखेंगे। यहाँ पर ये किसी दूसरी यूनिट सेल का पार्टिकल है, ये भी एक दूसरी यूनिट सेल का ही पार्टिकल है, लेकिन ये हमारी ज़रूरत का है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर बना लेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करें, इस लाइन को ऐसे करके ज्वाइन कर लें, इस लाइन को यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन कर लें, देखते रहिएगा समझ में आ जाएगा। ये ऐसे करके इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, इस पॉइंट को ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए, और इस पॉइंट को ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे पास क्या बन गया, थोड़ा सा अगर चाहें तो इसे आप लोग आगे निकाल सकते हैं जिससे स्ट्रक्चर दिखने में सही लगे, हालांकि शेप तो हमारी आ चुकी है। तो इसे ऐसे करके और ऐसे करके ले लीजिए। अब देखिए जो हमारी शेप बननी थी वो शेप बन गई यहाँ पर। वो शेप क्या, हेक्सागोनल शेप आपको दिखाई दे रही है ना, हेक्सागोनल कैसे करके ये दिखाई दे रही है हमें हेक्सागोनल, वो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री ये वाली, ये एक हेक्सागोनल ज्योमेट्री है जो मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक हेक्सागोनल ज्योमेट्री हो गई, ये हेक्सागोनल, ये आप भी देख पा रहे होंगे कि ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है
इन पॉइंट्स पर हालांकि हमें कुछ करना नहीं है, ये इस तरह से ऐसे करके आप इनको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये दूसरा यूनिट सेल बन जाएगा। इस पॉइंट से ऐसे करके लाएंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये बना हुआ एक दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये क्या बन गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर एटम। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, ये कहलाता है FCC स्ट्रक्चर। यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहां पर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 12 है। कैसे है 12 वो भी समझ लीजिए इस बात को कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे है। देखिए ये हेक्सागन, ये मैंने यहां पर ये पॉइंट ले करके और इसके अबाउट क्या किया, ये हेक्सागन बना दिया जैसा कि आपके स्ट्रक्चर में बना हुआ है। यहाँ पर कितने एटम्स आ गए जो इसको टच कर रहे हैं, सेंटर एटम को, वो हैं आपके कितने 6 हैं, ठीक है ना। 6 एटम्स एक सेंट्रल एटम को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब देखिए ये इसी हेक्सागन के ऊपर 3 एटम्स ये हैं 1 2 3 जो इसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये 3 एटम्स ये वाले जो इसे टच कर रहे हैं, इस वाले एटम को ऊपर से, यानी कि मैं यहाँ पर रख दूं इस हेक्सागन के ऊपर। ऐसे ही 3 एटम्स जो हैं वो ये वाले, एक देखो इसमें ये 1 2 3 ये वाले 3, तो यहाँ पर 1 2 3 ये 3 जो है वो इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस एटम को नीचे से बिलो द प्लेन टच कर रहे हैं। कुल मिलाकर के टोटल कितने एटम इसको सेंट्रल एटम को टच कर रहे हैं, टोटल एटम जो टच करने वाले हैं वो हैं आपके 12। तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब इसमें जो समझने की बातें हैं, FCC स्ट्रक्चर के बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ। तो जो कॉपर एटम्स हैं, कॉपर एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। अब देखिए जो कॉर्नर्स हैं और फेस सेंटर्स हैं उनके कवर हो जाने से स्ट्रक्चर आपका कौन सा यहाँ पर डिसाइड हो जाता है, FCC स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और जो बताने की है वो मैं बता दूं आपको, नंबर ऑफ कॉपर, ये तो है इसका हो गया क्या, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका कितना 12। तो यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया तो एक पॉइंट और आता है, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट सेल FCC स्ट्रक्चर है तो इसलिए इसमें कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है, 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12 है। कि भाई जरूरी नहीं है कि जितने जो 12 टच कर रहे हैं वो सब इसी के अंदर इन्वॉल्व हों, वो कुछ बाहर भी इन्वॉल्व होंगे, यानी दूसरे यूनिट सेल के भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 12, लेकिन नंबर ऑफ कॉपर एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखिए, क्योंकि ये कैसा है, एक मेटेलिक क्रिस्टल है, तो इसमें जो फोर्सेस का नेचर होगा वो क्या होगा, फोर्सेस कौन से होंगे, मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे, मेटेलिक बॉन्ड्स। तो ये कॉपर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर एटम, कॉपर क्रिस्टल, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है देनी होंगी। इसमें कुछ चीज़ें आप लैंग्वेज की फॉर्म में अपनी तरफ से लिख सकते हैं, इनको लैंग्वेज की फॉर्म में, बाकी ये स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, ड्रॉ करके देना ही देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर क्रिस्टल। अब हम आगे बात करते हैं इसी में नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर क्रिस्टल तो हो ही गए। अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, यहां पर मैंने डायमंड का भी स्ट्रक्चर आपको बताया था, तो डायमंड के स्ट्रक्चर में एक चीज जो यहां पर मुझे बतानी है इन केस ऑफ डायमंड, वो देखिए क्या है, डायमंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, वो होते हैं 8 आपके,
ठीक है, ये किसके लिए है? डायमंड के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। वीडियो सीरीज में वैसे तो मैंने बहुत से वीडियोस आप लोगों को बना करके दिए हैं और आगे भी बनाता रहूँगा, अगर आपका एप्रिसिएशन मिलता रहेगा तो। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।